डाइवोर्स रेट के बढ़ने की बुनियादी वजह क्या है? हाई एक्सपेक्टेशंस। लड़का हो या लड़की हो, वो डिप्रेशन का शिकार हो गया है तो उसको कैसे निकाला जाए? से फोटोज लीक करना आजकल एक बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैनिपुलेटिव हो जाते हैं लड़के और मतलब, लेकिन इस पे लड़कियों ने अपनी बाउंड्रीज देखनी है ना, कि हमने कहा ना करनी है। यूनिवर्सिटीज के अंदर ऐसा होता है कि रिलेशनशिप शुरू होते हैं, साल 2 साल 3 साल 4 साल तक भी चलते हैं, उसके बाद ब्रेकअप हो जाता है। कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत से लोग पहली हफ्ते बुला देते हैं। एक मर्द सारा दिन बाहर की परेशानियां झेल के जब घर आता है, घर आके जो माँ है वो शिकायतें लगाना शुरू कर देती है बहू की। फिर जब वो कमरे में जाता है तो बीवी शिकायतें लगाने लग जाती है, को फिर गुस्सा आता है। फिर अगर वो माँ के साथ बदतमीजी करेगा तो जन्नत जाएगी, फिर अगर बीवी के साथ करेगा तो बच्चों की जन्नत जाएगी, तो वो कहाँ जाए? हो सकता है सास ने जो अपना वक्त देखा हो, इसी तरह का देखा हो कि अब वो वही चीज़ें अपनी जो बहू है उस पर लागू कर रही है। रजब बड्डकी भाई जो कर रहे हैं, इनके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? अगर देखा जाए तो इन चीज़ों को आई थिंक बैन हो जाना चाहिए, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। अफसोस की बात यह है कि औरतों का भी रुझान इस तरफ जाता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट फिरोज़ चौधरी और आप इस वक्त देख रहे हैं वॉइस ऑफ क्लिक मी पाकिस्तान का बहुत ही इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट। आज के इस पॉडकास्ट में मेरे साथ सीनियर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं। इस सोसाइटी में बहुत से ऐसे सोशल इश्यूज़ हैं जिस वजह से मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है, और ऐसा कहना गलत नहीं है कि हर तीसरा शख्स डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार है और वो ये जानता भी नहीं है कि इससे निकलना कैसे है। आज के इस पॉडकास्ट में सोशल इश्यूज से डिस्टर्ब होने वाली मेंटल हेल्थ पर डिस्कशन करेंगे। तो वेलकम करते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए सीनियर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नाज़िश हबीब साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आपके इस कीमती वक्त का। थैंक यू सो मच फिरोज फॉर द इनवाइट। मैडम, वॉइस ऑफ क्लिक मी पाकिस्तान की पूरी टीम आपको वेलकम करती है। थैंक यू। मैडम, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और हमारे माशरे का एक अलमिया है कि जब कोई शख्स साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है, उसकी फैमिली वाले, उसके इर्द गिर्द के लोग उसको पागल करार दे देते हैं। ये मेंटल अप्रोच कैसे चेंज होगी? हाँ जी, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि ये जो स्टिग्मा है ये शुरू से ही इसके साथ अटैच्ड है कि अपनी प्रॉब्लम्स को लेके लोग हाइड करते रहते हैं पहले तो, कि कहीं उन पे लेबल ना लग जाए कि वो जहनी तौर पे कमज़ोर हैं। जहनी बीमारी होना बिल्कुल भी इस बात की अलामत नहीं है कि आप कोई कमज़ोर इंसान है या आप में कोई शख्सियत की कमज़ोरी पाई जाती है, या जैसे कहते हैं ना ये वीक हो गया है, ये नमाजें नहीं पढ़ता, मुख्तलिफ वजूहात दी जाती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ये ऐसे ही है जैसे कि दूसरी बीमारियां होती हैं, जैसे कि आपको ज़ियाबितिस का मर्ज हो गया, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, आप उसके लिए फ़ौरन भागे जाते हैं और आपकी फैमिली भी फ़ौरन लेके जाती है। जबकि ये मर्ज जो कि इतने फेटल हो सकते हैं कि ये सुसाइड तक पहुंच सकते हैं, चीज़ें जो हैं जैसे कि अभी आप लोगों को माशरे में जो सारे ये उभरते हुए केसेस हैं, बिल्कुल। तो ये इसको साइलेंट रखना, तो ये तो मज़ीद इंसान को उस तरफ ले जाने के बराबर है ना, कि आप अगर इसको साइलेंट रखेंगे, यानी कि आप इसको नहीं दिखा रहे कहीं जाके स्टिग्मा के डर से कि जी लोग क्या कहेंगे, इसका मतलब है कि उसको आपने प्रोन कर दिया उस शख्स। सबसे पहले तो फैमिली नहीं एक्सेप्ट कर पाती है, वो कहती है पागल हो गया। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। हालांकि ये चीज़ फैमिलीज़ को देखनी चाहिए कि पागल ना हो जाए, उससे बचाने के लिए खुदा न खास्ता, तो पागल का वर्ड एक नहायत ही गलत किस्म का एक लफ्ज़ है, इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। जहनी बीमारियों का शिकार, हमें इस वर्ड को खुद भी ख़त्म करने की ज़रूरत है। ठीक है। कि जहनी बीमारी अगर किसी को लग गई है तो ये एक आम बीमारियों की तरह एक बीमारी है और इसका इलाज मुयस्सर है, अद्वियाती भी और नफ्सियाती भी। तो आप इनको लेके जाएं, बजाय स्टिग्मा के खौफ से आप उसको उस नहज तक पहुंचा दें कि जहां खुदकुशी और इस तरह की बीमारियों के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाएं। ठीक है मैडम, आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, अवेयरनेस के लिए कुछ काम किया जाता है कि लोगों के दिल और दिमाग से चीज़ निकाल दी जाए कि पागल नहीं हो गया, ये साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाना ज़रूरी हो गया? हाँ जी, बिल्कुल। अवेयरनेस के लिए बहुत से, जैसे हम मीडिया पे ही, जैसे आप ये शो कर रहे हैं, तो आजकल अवेयरनेस तो खासी जो है वो फैलाई जा रही है। इसमें मीडिया बहुत रोल प्ले कर सकता है। हम लोग भी ब्रोशर्स वगैरह बनाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह वाले जो हैं, जैसे अब हमारे सेंटर में यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में भी जो है वो जब मेंटल हेल्थ डे होता है, इसी तरह पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ जहाँ मैं काम करती हूँ, हाँ मेंटल हेल्थ डे होता है, तो अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की जाती है। लेकिन इसमें मेरा ख्याल में सबसे ज़्यादा किरदार मीडिया का है, जैसे कि आप लोग इस वक्त एक ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो दिस इज़ अबाउट द अवेयरनेस कि लोग जो है इन बीमारियों को भी सीरियस लेते हुए इलाज की तरफ आए, बजाय कि इसको आप एक सिर्फ स्टिग्मा के साथ जो है वो मुंसलिक करते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। मैडम, हाल ही में एक ही यूनिवर्सिटी के 2 स्टूडेंट्स
सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, जिनमें से एक की जान चली जाती है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि यंगस्टर्स को क्या हो गया, डिप्रेशन इतना क्यों? यंगस्टर्स में तो आप देखें ना, एक तो आप को पता ही है कि हमारे माशरे में जो ये इतना ज़्यादा प्रेशर है हर चीज़ का, स्टडीज़ को ले लें तो उसका प्रेशर है कि आपने कुछ बन के दिखाना है। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं बच्चों की तरफ, वो बच्चे को देख नहीं रहे कि उसका एबिलिटीज़ कहाँ जा रही हैं और वो एक तरफ से गेयर कर रहे हैं। फिर जाके यूनिवर्सिटीज़ में प्रेशर बहुत बढ़ जाते हैं, वहाँ पे एक काम का, सारी चीज़ों का प्रेशर। एग्जैक्टली, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ यहाँ। Sorry. ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को कंपेयर कर रहे होते हैं अपने रिश्तेदारों के साथ, रिश्तेदारों के बच्चों के साथ। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। ये तो खैर शुरू से ही ये चीज़ें चल रही है कि जो कंपैरिजंस हैं और अनफेयर कंपैरिजंस, हर बच्चे में कोई खासियत होती है। आप अपने उस बच्चे की उस खासियत को ज़्यादा हाईलाइट करें बजाय कि उसकी किसी कमज़ोरी को आप कंपेयर करना शुरू कर दें लोगों के साथ। अब आप, मैं, हम सब डिफरेंट हैं। आप में हो सकता है एक सलाहियत जो मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छी है और मेरे में एक सलाहियत जो आपसे ज़्यादा अच्छी हो, ऐसे ही है। तो इस तरह हमें उन बच्चों की यूनिक सलाहियतों को देख के उस हिसाब से उनको चॉइस भी देनी चाहिए कि वो अपना करियर सेलेक्ट कर सकें, या हमें सही तरह गाइड करना चाहिए। अच्छा, एक तो ये हो गया कि प्रेशर्स हैं। सेकेंडली फिर ब्रेकअप्स जो आजकल बहुत आम है, ये सारी चीज़ें जो अब बहुत ज़्यादा हो गई हैं, जो पहले इतनी नहीं। Exactly. फिर ये सोशल मीडिया का यूज़ है, उस पर आप देख रहे हैं जी, आपकी हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द सेल्फ हो गई हैं, अपने आप को अच्छे तरीके से पोज करना, और वो डिप्रेशन की तरफ आपको ले जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। जब आपकी सेल्फ एस्टीम लो होती है, आपको लगता है मैं लोगों से कम हूँ। ये लोग तो, हालांकि लोगों ने तो अपनी फिल्टर्ड तस्वीरें लगाई होती हैं, Exactly. लेकिन दे थिंक दैट नहीं, कहीं ना कहीं से हमारे अंदर कोई ना कोई कमी है और हमारी लाइफ में कोई ना कोई कमी है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो फेस करने पड़ रहे हैं अपने पेरेंट्स, आजकल दुनिया में जो स्ट्रेस है, फिर डिप्रेशन, फिर वही कॉज है कि सुसाइड के पीछे डिप्रेशन होता है। ठीक है। तो अब आप इस चीज़ को नहीं कर सकते कि एक बंदा एकदम से सुसाइड, कई दफ़ा इम्पल्सिव एक्ट भी होता है ये कि एकदम से कोई लॉस हुआ है, कुछ भी हुआ है, फेलियर इन एग्ज़ाम हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, तो एक इम्पल्सिव एक्ट है कि सुसाइड की तरफ गए हैं। लेकिन यूजुअली ये मेंटल इलनेस की होने की वजह से आप सुसाइड जैसे इतने बड़े कदम की तरफ जो है ये यूथ जाती है। तो हमें उस चीज़ को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। आप समझती हैं कि आज के दौर में जो पेरेंट्स के साथ गैप आ गया है, ये भी एक बुनियादी वजह है डिप्रेशन की? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बच्चे जो हैं, पेरेंट्स क्योंकि इनवैलिडेट कर रहे हैं इमोशनली। ठीक है, मतलब ये है कि बच्चा अगर आपको टेलीफोन पे फॉर एग्जांपल बता रहा है, जैसे वो यूनिवर्सिटी में है और साथ वो हॉस्टल लाइट है, आप इन टच रहें, सुने कि अगर वो बच्चा आपको कोई मसला अपना बता रहा है, या अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा, रिपोर्ट आ रही है, उसके दोस्त बता रहे हैं कि बहुत उदास रहने लग गया है, तो आप इस चीज़ की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें और ध्यान दें। ठीक है ना? तो हाँ, बिल्कुल ऐसी है कि गैप हो गया है बच्चे, और गैप वैसे सोशल मीडिया की वजह से भी हुआ है, सिर्फ हम पेरेंट्स को इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। तो उसमें यह है कि बच्चे भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया की तरफ उनका रुझान होता जा रहा है, तो वो अपने जहाँ बच्चों पेरेंट्स से डिस्कशन करनी है, वहाँ चैट जीपीटी से डिस्कशंस कर रहे हैं। ऐसा हो गया। फिर गलत किस्म के आपको मैसेजेस मिलते हैं और गलत किस्म के कई दफ़ा आपको सोल्यूशंस मिलते हैं। तो अपना जो आप आइसोलेशन में ही रह रहे के अपने हल ढूंढ रहे हैं, उसकी वजह से आपको गलत हल मिलते हैं और आप जाके सुसाइड की तरफ चले जाते हो। तो हाँ, ये बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं कि एक डिस्टेंस जो क्रिएट हो गया, नॉट बिकॉज ऑफ ओनली पेरेंट्स, के पेरेंट्स ही आपको इमोशनली इनवैलिडेट कर रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ द ये जो आपका सोशल मीडिया यूजेज है, इसकी वजह से भी। ठीक है मैडम, अगर कोई शख्स, लड़का हो या लड़की हो, वो डिप्रेशन का शिकार हो गया है, तो उसको कैसे निकाला जाए? अच्छा देखिए, अगर कोई शख्स डिप्रेशन का शिकार हो गया तो पहले तो हमें उसकी अलामात देखने की ज़रूरत है ना, कि डिप्रेशन होता क्या है ना। बिल्कुल, डिप्रेशन होता है। हाँ, डिप्रेशन होता है, उसकी क्या अलामात। तो एक शख्स अगर जो है अच्छा खासा पहले हंसता खेलता था, सबके साथ बैठता उठता था, उसकी एपेटाइट ठीक थी, उसकी स्लीप ठीक थी, वो अपनी यूजुअल सरगर्मियाँ कर रहा था, और वो एकदम से वो शख्स जो है वो अब अलहदा रहना शुरू हो गया है, उसका मूड बहुत चिड़चिड़ा या बहुत उदास रहता है, वो पहले वाली चीज़ें जैसे दोस्तों के साथ फिरना और गप्पे लगाना वो करना उससे छोड़ दी है, और वो आइसोलेशन में जाता जा रहा है, अकेला रहना शुरू। उसकी जो थिंकिंग है वो बहुत नेगेटिव है। जैसे किसी दोस्त ने मजाक किया तो उस पर भी, उसको पहले वो ऐसा नहीं था, लेकिन एकदम से वो हर चीज़ को बहुत महसूस करने लग गया है, सड़ता कुटता रहता है, एग्जैक्टली, बहुत सेंसिटिव होता जा रहा है, खुशी नहीं महसूस करता। तो आप, इसका मतलब है कि ही इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। तो और ये चीज़ जो है, ये नहीं कि एक दिन में किसी को आप डिप्रेस करते हैं, ये मतलब एक अरसे से चल रही है, 2 हफ्ते 4 हफ्ते से एक मुसलसल मूड में ये चीज़ आ रही है, तो देन ही इज़ डिप्रेस्ड। ठीक है, करना क्या चाहिए? यूनिवर्सिटी में कोई बच्चा है, क्योंकि हम यूथ के बारे में देखें तो कम से कम उसके फ्रेंड्स को, उसको जाके, यूनिवर्सिटी में कई काउंसलिंग सेंटर्स हैं, ठीक है, वहाँ पे रेफर करें। कोई टीचर अगर ऑब्जर्व कर रहा है कि एक बच्चा अच्छा खासा पहले बड़ा जॉयफुल था, इसको क्या हो गया, तो वो जाके उसको उसके बारे में उससे पूछें, उसको बिठाएं, ठीक है। तो तवज्जो दें इन चीज़ों को, इन चीज़ों को जितनी तवज्जो देंगे उतने ही सुसाइड वाले जो ये वाक़यात हैं, ये क्योंकि डिप्रेशन ही जाके एक्सट्रीम पे सुसाइड की तरफ लेके जाता है।
एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो वार्निंग साइंस हैं, देखें उसमें मैं कुछ जुमले बोलूँगी जो लोग अक्सर कहते हैं और लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। अच्छा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई शख्स ये कहना शुरू हो गया अपने दोस्तों को या घर वालों को कि मेरी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं, ज़िंदगी से तो मौत ही अच्छी है, मेरी ज़िंदगी में अब कुछ नहीं रखा, तो ये जो जुमले हैं हमें इनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जुमले सब सिर्फ और सिर्फ होपलेसनेस बता रहे हैं, ठीक है, हेल्पलेसनेस की की तरफ इशारा करें और इतनी नाउमीदी कि ज़िंदगी में कुछ रखा ही नहीं है, मेरी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा ही नहीं है। बिल्कुल। तो ये शख्स जो है, ये जुमले आप इग्नोर मत करें। इन जुमलों को अगर आप देख रहे हैं कि कोई शख्स ये जुमले इस्तेमाल करे तो उसको ज़रूर आप चेकअप की तरफ लेके जाएं, उसका मुआयना करवाएं, उसका नफ्सियाती या किसी माहिर नफ्सियात के पास, किसी साइकेट्रिस्ट के पास, हॉस्पिटल में, या किसी स्कूल यूनिवर्सिटी के काउंसलर के पास ज़रूर लेकर जाएं। ठीक है मैडम, स्ट्रेस कितना इंपॉर्टेंट है इंसान की ज़िंदगी में, और अगर स्ट्रेस में रहने लग गया एक इंसान तो वो कैसे निकलेगा? अच्छा, अब स्ट्रेस जो है, हम एक होता है यू स्ट्रेस और एक होता है स्ट्रेस, ठीक है। ठीक है। एक स्ट्रेस तो हमें ज़रूरत है ना। फॉर एग्जांपल, आपने जो अपना शो प्लान किया, यू हैव टेकन द स्ट्रेस लाइक कि मैंने क्वेश्चंस बनाने हैं, हमने ये करना है, वो करना है, वो स्ट्रेस हेल्दी होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्स आ रहे हैं तो यार थोड़ा सा सोचना कि मैंने कुछ जो है ना करना है, और अपने दिमाग पे हल्का सा स्ट्रेस लेना इस चीज़ का कि हमें हमारे गोल्स की तरफ वो लेकर जाए। बिल्कुल। अच्छा, अब जो स्ट्रेस खतरनाक है वो ये है कि हम बोझ की तरह हर चीज़ को, हम स्टक हो जाएं, हमें लगे जैसे एग्जाम्स आ रहे हैं, अब हम तैयारी नहीं कर रहे, ठीक है, अब हम हमारे गोल्स की तरफ तो नहीं हमें वो चीज़ लेके जा रही, तो इसका मतलब है स्ट्रेस अब हमें इफेक्ट करना शुरू हो गया, हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे, हम अपनी रूटीन नहीं बना पा रहे। तो ये स्ट्रेस जो है, जॉब स्ट्रेस भी हो सकता है, एग्जाम स्ट्रेस भी हो सकता है, मैरिटल लाइफ का स्ट्रेस भी हो सकता है, कोई भी स्ट्रेस हो सकता है। दबाव यानी कि आप जो है मसलों के हल की तरफ नहीं है, बल्कि आपने अपने ऊपर दबाव लेना शुरू कर दिया है और आप फंस गए हैं चीज़ों में। स्ट्रेस और डिप्रेशन में क्या फ़र्क है? डिप्रेशन की तो जैसे मैंने आपको अलामात बताई है ना, ठीक है, कि ये तो एक बीमारी है ऐसी। स्ट्रेस इज़ नॉट अ डायग्नोसिस एक्चुअली, कि ये कोई स्ट्रेस तो कोई भी ले सकता है, किसी चीज़ का भी हमें स्ट्रेस यानी हाँ, स्ट्रेस कैन लीड टू डिप्रेशन लेटर ऑन, कैन लीड टू एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स लेटर ऑन। अगर बहुत सारा स्ट्रेस हमने लेना शुरू कर दिया तो ये मुख्तलिफ बीमारियों की तरफ हमें लेके जा सकते हैं। ऐसा देखा जाता है कि लोग छोटी छोटी बातों को इतना दिल पे ले लेते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं, तो वो क्यों? बस छोटी छोटी बातों को बेसिकली आपकी नेगेटिव थिंकिंग है ना ये, कि जैसे आपने चूज कर लिया है टू लिव अनहैप्पीली। मैं तो लोगों को ये कहती हूँ कि हैव यू चोजन अनहैप्पीनेस फॉर यू। फॉर एग्जांपल, किसी ने मुझे कुछ कह दिया, अब मैं, ठीक है, एक मोमेंटरली मुझे बुरा लगा, ठीक है, ओके, इट्स ओके, हमें बुरा लगना भी चाहिए। अगर कोई हमें कोई बुरा भला कहता है तो थोड़े वक्त के लिए बुरा लगना चाहिए, लेकिन बुरा लगना और बुरा लगे रहने में फ़र्क है। मतलब एक है कि हमें 10 दिन वो बात नहीं बोल रही, ये क्यों कह दिया, मुझे क्यों कह दिया, यानी कि इसका तो मतलब है कि हमने एक चॉइस कर ली है कि वी विल लिव अनहैप्पीली, विल थिंक अबाउट ऑल द रॉन्ग थिंग्स इन लाइफ, और हम जो जिंदगी की खुशियां हैं उनको अवॉइड कर देंगे। जैसे मियाँ बीवी के ताल्लुकात हैं, मतलब एक खावंद ने बात कह दी, उसकी लस्सी बनानी है तो आप जो 10 बातें अच्छी कह दी, वो बस वो जो वो बात थी ना, वो क्योंकि मुझे बहुत शौक है दुखी रहने का, सो दिस इज योर चॉइस वेदर यू वांट टू लिव विद दोज नेगेटिव वर्ड्स, ठीक है, और नेगेटिव बिहेवियर्स ऑफ अदर, या फिर आप वक्ती तौर पे महसूस करें, ठीक है, इट्स ओके, कि किसी ने अगर आपको कुछ कहा है, बुरा लगा आपको, बट उसमें रहे नहीं। मैम, अब बात करते हैं फेलियर की। अगर कोई शख्स किसी के साथ कुछ बुरा हो जाता है तो उसके माइंड में पहली चीज़ ये आती है, काश मैं यूं कर लेता, काश मैं यूं कर लेती, काश ऐसा हो जाता। हाँ, ये काश वाला एलिमेंट खुद के अंदर से कैसे ख़त्म किया जाए? लेकिन बात ये है कि काश ऐसा कर लेती या काश ऐसा कर लेता, जी, वक्त तो वापस आना कोई नहीं। बिल्कुल ऐसे, आज को भी हम फिर काश ही बना देंगे। वाह। अगर आप ये देखें ना कि हम पास्ट के फेलियर्स और पछतावों में आज का हर पल को खो देंगे, और फिर हमारा आज भी वही काश और वही फेलियर बन जाता है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि आप अपने पास में, ठीक है, देखिए फेलियर्स तो जिंदगी में आने हैं, हमारी कोई जिंदगी स्मूथ तो नहीं चलनी, एग्जैक्टली, ठीक है, हमने कभी कोई चीज़ करनी है, फेल हो जाना है, कभी कोई चीज़ करनी है, उसमें सक्सेसफुल हो जाना है। तो हम फेलियर से सीखें, बजाय कि हम फेलियर के पछतावों में फंसें, ठीक है, ठीक है, और जो हमारा आज है उसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें, ठीक है। तो जैम द पास्ट एंड जैम द फ्यूचर इवन, ठीक है, डोंट बी एप्रीहेंसिव अबाउट योर फ्यूचर इवन, एंड जो अपनी आपकी प्रेजेंट की ट्रैफिक है ना, उसको चलाएं। मैंने प्रेजेंट में कैसे इंप्रूव करना है, मैंने अब क्या करना है, मैंने सीखा क्या। पास्ट सिर्फ सीखने के लिए होता है, हंसने के लिए नहीं। सो अगेन इट्स योर चॉइस इफ यू वांट टू गेट स्टक इन द पास्ट और यू वांट कि अपना प्रेजेंट मेरा जो है वो काश ना बन जाए कहीं। ठीक है, अब बात करूंगा बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, रिलेशनशिप पर। मैडम, जब स्टूडेंट्स कॉलेज से यूनिवर्सिटी जाते हैं, फिर को एजुकेशन में पढ़ते हैं, साथ उठते बैठते हैं, अट्रैक्शन नेचुरल चीज़ है,
एक दूसरे को पसंद करते हैं, फिर रिलेशनशिप में आ जाते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि रिलेशनशिप में बाउंड्रीज कितनी होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, आप ये सही बात करिए। पहले से ज़्यादा अब ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा शुरू हो गया है। बिल्कुल ऐसी है। पहले इतना नहीं था, ढके छुपा था सारा कुछ, और अब ये क्योंकि मीडिया ने इतना कुछ ये चीज़ आम कर दी है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग होना शुरू हो जाएगी कि रिलेशन नहीं है तो जो बेचारों का नहीं है वो लो सेल्फ एस्टीम का शिकार हो रहे हैं। तो इसको तो बड़ा ही मस्ट बना दिया गया है। बिल्कुल ठीक है, इस चीज़ को बड़ा प्रमोट किया जाता है। यानी कि देखा जाए तो यूनिवर्सिटीज़ में जो लड़कियों के रिलेशंस हैं उनको समझा जाता है दे आर वेरी लाइक लकी, और जो बेचारियों की नहीं है वो समझते हैं कि पता नहीं जैसे हमारे को तो कुछ कमी का शिकार होगी। हालांकि अगर देखा जाए तो वो ज़्यादा ब्लेसिंग में है। बिल्कुल ऐसे क्या ना, क्योंकि देखिए हमने थोड़ा इस्लाम को भी देखना है, हमारा एक मज़हब है। अब ये तो नहीं है कि हमने रिलेशंस पहले ही बना लेने हैं और इतने स्ट्रॉन्ग बना लेने हैं कि फिर उसके बाद मेरे को बाउंड्रीज़ का ही नहीं पता। ठीक है, तो ये तो आपका एक पर्सनल है ना। अगर आप अपनी बाउंड्रीज ब्रीच करते हैं, फॉर एग्जांपल यू लेट अदर्स के वो जो मर्जी आपके साथ करते रहें, तो इसका मतलब है कि दिस इज योर पर्सनैलिटी फॉल्ट। आप उस बंदे के साथ इतने डिपेंडेंट हो गए हैं कि आपको इतना ही नहीं पता कि मेरी जो हरकत हैं वो मुझे कहाँ तक लेके जाएंगी, मेरी सेल्फ एस्टीम को कितना बाद में इंजर करेंगी। और अगर ये बंदा मुझसे हट जाता है या मेरी कुछ चीज़ें, जैसे फोटोज लीक करना आजकल एक बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैनिपुलेटिव हो जाते हैं लड़के, और मतलब लेकिन इस पे लड़कियों ने अपनी बाउंड्रीज देखनी है ना कि हमने कहा ना करनी है। रिलेशन रखना चलो एक माशरे में ये चीज़ें ट्रेंड बन गया है, लेकिन आप कम से कम ये तो देखें ना कि मैंने कब क्या हद मुकर्रर करनी है। तो बाउंड्रीज का मतलब होता है हदूद मुकर्रर करना। ऐसे ही आप जिसको किसी को अपने घर में ऐसे ही आने देंगे, जैसे मैं एक बड़ी अच्छी कल चीज़ देख रही थी, अगर आपकी बाउंड्रीज नहीं है इसका मतलब है कि आपका एक घर है इसमें दरवाजे नहीं है। सो एवरीबडी इज कमिंग and everybody is coming and taking their gun inside. And now you have to फिर बाद में wash and clean your house again and again. बिल्कुल ठीक है। इसी तरह अगर आप किसी को इस तरह अपनी ज़िंदगी में आने देंगे कि वो गंद डाल दे, तो फिर सारी उम्र उस गंद को साफ करने में आपको खुद ही लगनी है। So be careful about your dignity, love yourself. ये बात आपने बहुत अच्छी की है कि एक ट्रेंड बन चुका है और कुछ लोग इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए टाइम पास भी करने लग जाते हैं। हाँ। अगले बंदे की इमोशनल फीलिंग्स को डैमेज कर देते हैं। तो ये अगले बंदे को भी देखना है ना। ये मुझे बताएं कि क्या पैरामीटर्स है, कैसे वो जज करें? आप थोड़े से हम इस पे कुछ रेड फ्लैग्स में आपको बल्कि लड़कियों को या चलो लड़कों को भी बताने की, ज़्यादा तो लड़कियां बेचारी मैनिपुलेट होती हैं, तो वो ज़रा थोड़ा सा ये सुन लें कि अगर कोई शख्स आपको बहुत ज़्यादा पहले इन करने के लिए, मतलब जैसे होता है ना रिलेशनशिप में इन करने के लिए बहुत ज़्यादा आपकी तारीफ़ें कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ठीक है, आप बड़ी इंप्रेस हो गई कि यार मुझे तो बड़ी वैलिडेशन मिल गई, एंड यू मतलब यू स्टार्टेड द रिलेशनशिप, बिल्कुल शुरू हो गया। अब उसका वो पैटर्न एकदम बदल जाता है, वो आपको गिल्ट ट्रिप पे ले जा रहा है, वो आप में कीड़ियाँ निकालना शुरू हो गया है, वो विक्टिम बन जाता है, वो हर बात का आपको जिम्मेदार ठहरा रहा है कि गुस्सा मुझे चढ़ा है, तुम्हारी वजह से चढ़ा है। बिल्कुल ठीक है, तो ये गैस लाइटिंग और ये जो सारे यूथ को बड़ी अच्छी तरह पता है, पहले पाने के लिए इतनी एफर्ट्स की, तो अब क्या हो गया, पा लिया तो सारा बिहेवियर इनकंसिस्टेंट हो गया। तो जब ये हो जाए, देखिए जो अच्छा है वो अच्छा रहेगा आपके साथ, ये थोड़ी है कि जब उसको लगे कि यकीन हो जाए कि हाँ जी इन हो गया बंदा इन हमारी ज़िंदगी में, नाउ स्टार्ट शोइंग योर ट्रू सेल्फ। सो वो रेड फ्लैग्स हैं। तो ठीक है, आप इंसान अगर आपको नहीं समझ आई, लेकिन आपको ये कंसिस्टेंट रेड फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं, पीछे हो जाए उस रिलेशनशिप से। यू हैव द चांस, शादी नहीं हुई अभी, ठीक है, तो आपको पूरा राइट है कि आप इस रिलेशनशिप से अपनी वर्थ को समझते हुए, अपनी इज्जत करते हुए पीछे हो जाएं, ठीक है। वो टेस्ट भी कर सकती हैं थोड़े। हाँ, वही कह रही हूँ ना कि आप ये रेड फ्लैग्स जाने ना, ये एक पूरा सर्कल होता है कि वो बंदा आपको पहले तो बहुत ज़्यादा, ये वैसे नार्सिसिस्ट सर्कल है, ठीक है, तो वही लोग रेड फ्लैग्स होते हैं यूजुअली, जो पहले आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू देंगे, फिर लव बॉम्बिंग की एक स्टेज आती है, बहुत ऐसा हो आप कहेंगे वो दुनिया में आ जाएंगे लोग, ठीक है, डायलॉग्स एग्जैक्ट, और फिर डीवैल्यूएशन, यानी कि आपकी बिल्कुल कदर ख़त्म, आपको इतना डीवैल्यू किया जाएगा, आपको हर किस्म की आपकी बुराइयां बताई जाएंगी, आपको पूरा गैस लाइट किया जाएगा कि आपको अपने ऊपर यकीन ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। इफ़ यू सी दिस कंसिस्टेंट पैटर्न और साइकिल और सर्कल निकला, ठीक है, आगे आपकी मर्जी, अगर आप इफ़ यू वांट टू जंप इनटू दिस फिल्थ तो बिल्कुल ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ऐसा होता है कि रिलेशनशिप शुरू होते हैं, साल 2 साल 3 साल 4 साल तक भी चलते हैं, उसके बाद ब्रेकअप हो जाता है, अफेक्टेड पार्टनर उसका बुरा हाल हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, और 8-10 महीने, साल 2 साल वो उस चीज़ में फंसा रहता है। उस जब टाइम पीरियड में जब वो फंसा होता है, उस टाइम पीरियड में उसको बहुत ऐसे अच्छे लोग भी मिलते हैं, फिर वो इन सर्च ऑफ गोल्ड वी लॉस्ट डायमंड, तो वो वाला सीन हो जाता है। तो उस सिनेरियो के अंदर वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम से कैसे बाहर आए? अच्छा, देखिए ये तो फिर वही बात है ना कि एक मूव ऑन करना, बिल्कुल मूव ऑन, ठीक है ना, कि वो मूव ऑन नहीं कर रहा, ही इज स्टक इन द पास्ट,
कि पास्ट में जो ये वो मिल गया था मुझे शख्स, पता नहीं उस जैसा दुनिया में और नमूना बना ही नहीं है, या कोई दुनिया ही ख़त्म हो गई, एंड ऑफ द वर्ल्ड हो गया। ऐसे थोड़ी है कि एक शख्स के बाद आपका एंड ऑफ द वर्ल्ड हो जाएगा और देयर इज़ नोबडी फॉर यू देन। ये आपकी अगेन थिंकिंग, और आप स्टक हो। अगर 7-8 महीने तक वो स्टक ही है तो ही शुड टेक थेरेपी, आई थिंक। लेकिन वो कहते हैं पहली मोहब्बत कभी नहीं भुलाई जा सकती। ये कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत से लोग पहली मोहब्बतें बुला देते हैं। ये सारे, अब देखिए ये बात अब आपने भी कही है कि पहली मोहब्बत नहीं, अब यही उसके ज़हन में बैठ गई होगी, ठीक है ना। बहुत से लोग, अब जो लड़की या वो लड़का जो उसको छोड़ के चला गया, उसने भी तो पहली मोहब्बत बुला दी, ठीक है, तो वो भी तो इंसान है ना। लेकिन ये चीज़ क्योंकि अब फिक्स कर दी है, बिलीफ है कि पहली मोहब्बत बुलाई इस यूथ के अंदर के जिसने उसने वैसा चाहा नहीं था जैसा मैंने उसे चाहा। हाँ, जैसा मैंने उसे चाहा। असल में मैं उन ऐसे लोगों को ऐसे ये मशवरा दूंगी कि बजाय लोगों को चाहने के खुद को चाहो। लव योर सेल्फ, ठीक है। आपकी भी वर्थ है, आपकी अहमियत है। आप एक ऐसे शख्स के लिए जो आपको छोड़ के चला गया, आपने अपने आप को ज़िल्ल-ओ-ख़ौर कर दिया, बिल्कुल। सो दिस शोज दैट यू डोंट लव योर सेल्फ। फर्स्ट लव योर सेल्फ, बिल्कुल ठीक है। तो फिर आपको लोग छोड़ के भी नहीं जाएंगे, बिकॉज दे नो कि ये बंदा स्ट्रॉन्ग है, इसको खुद से मोहब्बत है। जब आपको की मोहब्बत सारी की सारी लोगों के लिए ही बस है, तो वो तो कहेंगे, वो तो टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे आपको। मूव ऑन कैसे किया जाए? इसी तरह के अपने आप से मोहब्बत शुरू की जाए, ठीक है। और मैं तो जो आप कह रहे हैं ना 7-8 साल वाले, उनको तो ये मशवरा दूंगी कि 7-8 साल या महीने गुजर गए, अब तो ग्रीफ स्टेजेस होती हैं ना, मतलब अगर आपका लॉस ऑफ लव्ड वन होता है तो आप ग्रीफ से गुजरते हैं, उसकी स्टेजेस होती हैं, ठीक है ना। एंगर होती है, पहले तो डिनाइल होता है कि नहीं वो नहीं गया, वो आ जाएगा, ठीक है। फिर आप जो है बार्गेनिंग पे आते हैं कि मैं ये कर लेता, काश मैं ये कर लेता, वो कर लेता तो रिश्ता ना टूटता। फिर एंगर आता है आप में, फिर डिप्रेशन आता है, फिर आप एक्सेप्टेंस पे आ जाते हो। अच्छा, तो एक्सेप्टेंस तक लाना थेरेपिस्ट का काम है, अगर कोई स्टक हो गया है, ठीक है ना। तो वो एक्सेप्टेंस फिर यही है कि फिर आप थेरेपी लो। कितना टाइम लगेगा? हाँ, कितना टाइम, इट डिपेंड्स, ठीक है ना। आप जब सेशन शुरू करोगे, अब उसमें और पेंडोरा बॉक्सेस ना खुल जाए तो अलग बात है, लाइक कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास ना हो, आपकी पर्सनैलिटी में कुछ फॉल्ट्स ना हो। अदरवाइज तो आपके 7 से 8 सेशंस जो हैं वो आप थेरेपी करा सकते हैं। आप उससे पहले भी निकल सकते हो सकता है कुछ क्लिक कर जाए आपको, एक अच्छी बात। सो वैसे तो थेरेपी सेशंस जो हैं वो 8 सेशंस मिनिमम है ना, ठीक है। लेकिन हाँ, कई लोग जल्दी समझ जाते हैं चीज़ों को, अगर उनके, वही मैं कह रही हूँ, अगर उनके ट्रॉमास ना हो। बिल्कुल ठीक। अगर बचपन में कोई ट्रॉमास नहीं है, पर्सनैलिटी अच्छी थी, सिर्फ एक चीज़ पे ये स्टक हो गया, सो दे कैन टेक सेशंस और वो उसमें से निकल आएंगे अगर वो थेरेपी लें। तो एक्सेप्टेंस की स्टेज तक उनको थेरेपिस्ट ला सकता है। अब मुझे मैम ये बताएं कि शादी अरेंज मैरिज करनी चाहिए आज के दौर में लव मैरिज? हाँ, ये तो वही वाला सवाल है कि पहले मुर्गा आया या पहले अंडा आया। लेकिन दोनों ही मैरिजेस में अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं। ये मतलब अगर हम कहें कि जी पहले मुझे अरेंज मैरिज के फ़वायद ये हैं कि कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होते उसमें, सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसका ये। अच्छा, यू डोंट हैव एनी हाई एक्सपेक्टेशंस, ठीक है ना, कि आप, क्योंकि फिर आप एडजस्ट कर जाते हो, समझ जाते हो। अब नुकसान ये है कि आपने पहले उसको जाना ही नहीं होता, एक नया बंदा आपके सामने आता है, रिस्क है। लेकिन मेरे ख्याल में लव मैरिज करने वाले भी एक दूसरे को कोई भी नहीं जानते, बिल्कुल भी। हम अपने आप को सारी उम्र नहीं जान सकते, पहचान सकते। हम किसी एक इंसान को किसी भी 4 साल में, 2 साल में, 6 माह में कैसे जान सकते? ठीक है ना। तो जो इसका ये फ़ायदा है ना, और फिर इसके से जुड़ी हाई एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, दैट लव मैरिज की है भाई, प्यार की शादी है तो ये भी पूरा करो, वो भी पूरा करो, मैंने तो इसलिए की थी, मैं तो ये चाहती थी, वो कहाँ पूरी होती है? बिल्कुल। जैसे ही शादी होती है, सारा वो आपका वो जो फेरी टेल है वो खत्म हो जाती है और हकीकत आ जाती है। दोनों ही शादियां ठीक हैं। आज के दौर में कामयाब कौन सी है, लव मैरिज? आज के दौर में अरेंज मैरिज कामयाब है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, लव मैरिज नहीं है। लव मैरिज इसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं और ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है जो इसके साथ जुड़ी हैं। और लव मैरिजेस में डिवोर्स रेट्स, आपने क्या ऑब्जर्व किया है, क्या एक्सपेक्टेशंस यही कि जाहिर सी बात है, जो पहले वादे वईद किए होते हैं, ठीक है ना, अब सारे वो एक पूरा आपका बॉन्ड है, आप मिल रहे हैं, आप वादे कर रहे हैं एक दूसरे से, ये होगा, मैं तुम्हें जॉब करने दूंगा, मैं तुम्हें लहदा रखूंगा, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, मैं तुम्हें शहजादी बना के रखूंगा। तभी तो ट्रैप हो रही हैं लड़कियां, या लड़कियां जो हैं वो ये शो कर रही हैं कि ओके हो मैं तो सब कुछ छोड़ दूंगी तुम्हारे लिए। लेकिन बाद में दीज आर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, ऐसे हो नहीं पाता। जब असलियत खुलती है, जब चपेड़े पड़ती हैं फाइनेंशियल और सारा कुछ आता है ज़िंदगी में, जो हकीकतें हैं, वो सारा पोल खुल जाता है, वो सारी एक्सपेक्टेशंस ऊपर से नीचे गिरती हैं और फिर डिवोर्स की तरफ बात जाती है। तो यहाँ पे ज़्यादा क्विक है डिवोर्स रेट एज कम्पेयर टू अरेंज मैरिज। वो एक ऐसा रिश्ता है जो प्रोग्रेस करता है, आप एक दूसरे को समझते हो। शादी के बाद थोड़े कॉम्प्रोमाइजेस, थोड़ा संभल के चलना, एक्सपेक्टेशंस इतनी नहीं होती, एक्सपेक्टेशंस इतनी है ही नहीं, तो फिर आपने क्यों इतना तिल मिलाना है? बिल्कुल ठीक है। आपकी ख्वाहिशात और आपकी वो किसी से जुड़ी हुई तवक्कुआत ज़्यादा होंगी तो आप तिल मिलाएंगे ना, कि यार ये क्या हुआ, ये तो बंदा ऐसा था, ये क्या निकल आया।
ठीक है। सो मेरे ख्याल में तो मेरा तो पलड़ा उस तरफ है, लेकिन खैर लव मैरिजेस भी कामयाब होती है इफ़ यू लाइक मतलब अपनी आप एक्सपेक्टेशन साइड पे रखते हैं, फिर हाई एक्सपेक्टेशन। ठीक है, शादी के बाद चाहे वो अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, लड़की की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि उस रिश्ते को खूबसूरत और मजबूत बनाए? हाँ जी, ये तो मैं इसमें तो इस्लामिक पर्सपेक्टिव और वो चीज़ें थोड़ा सा वो भी लाना चाहूँ। बिल्कुल ठीक है। एक तो आप देखें, पहले मैं तो यही कहती हूँ सबको कि पहले आप ज़रा थोड़ा सा देखें, आप माहौल देखें, लोगों के एटीट्यूड्स देखें, समझने की कोशिश करें, ट्राई टू लर्न कि यहाँ के लोगों का कैसा माहौल है। फ़ौरन से आपने अपने बदलाव नहीं लाने शुरू कर देने कि मेरी ये पर्सनैलिटी है, और मतलब थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबल अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है इन द इनिशियल ईयर्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपका हस्बैंड क्या चाहता है, आपकी सास कैसी हैं, और उस खानदान को अपनाने की कोशिश करें, बिकॉज दिस इज़ योर फैमिली नाउ। आप पीछे तो देखें, अब आपकी शादी होगी, दिस इज़ नाउ योर लाइफ, ये आगे लाइफ ये चलनी है। बिल्कुल ठीक। एडजस्ट होने की वहाँ उनके माहौल के मुताबिक कोशिश करें, बजाय ये कि आप एकदम चेंजेस लाएं। बेशक ये नहीं कि अपनी पर्सनैलिटी में मार दें, बैलेंस रखें, लेकिन वहाँ पे इतनी जल्दी एब्रप्ट चेंजेस और मतलब मैं ऐसी हूँ और मैं वैसी थी, तो थोड़ा सा आप भी कॉम्प्रोमाइज़ करें, थोड़ा सा वो लोग भी समझने की कोशिश करें कि ये बच्ची एक नए माहौल से आई है, इसकी अपब्रिंगिंग एक स्टाइल की थी, तो हम कुछ अर्सा इसको आराम से मतलब जो है वो इसको समझाएं कि हमारा माहौल ये है। तो अगर दोनों तरफ से ये चीज़ें होंगी कि लड़की इन चीज़ों का ध्यान रखेगी, लोगों को समझेगी, इसी तरह वो लोग भी उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो वो एक्सेप्टेंस आएगी और रिश्ता चलेगा। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ का क्या लेवल होना चाहिए? आप ये तो लेवल तो हम क्या बताएं कि अच्छा, इस वजह से मैं आपको एक बात ये बताना चाह रही हूँ कि कॉम्प्रोमाइज़ किस हद तक करना है, आप ये पूछना चाह रहे हो। अब देखिए, मैं इसमें ये देखती हूँ कि हमें अपनी ग्राउंड रियलिटीज़ पहले देखनी है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि यार आपको किसी ने बुरा भला कहा, हस्बैंड ने गाली दी, छोड़ो उसको, अपनी बाउंड्रीज देखो, निकलो उस घर से, डिवोर्स लो, छोड़ दो, ये एक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना तुमने इसमें। लेकिन हमें ये देखना है कि उस लड़की की ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं। आया वो पढ़ी लिखी है, क्या वो छोड़ के उसको अपनी जॉब आराम से अपने पैरों पे खड़ी होके उसको कोई मसला नहीं है, आया उसके पीछे घर जो मेका है वो उसको सपोर्ट करने को तैयार है। ठीक है, उनके फाइनेंसेस इतने हैं कि वो कह रहे हैं कि आओ बेटी वेलकम, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हें इस तरह किसी ने किया तो खड़ी हो अपने राइट्स के लिए। ठीक है, तो ठीक है, फिर तो यू कैन लाइक, ये नहीं है कि किसी ने गाली दी है तो आप उसे आराम से बताएं कि भाई मैं ये चीज़ नहीं बर्दाश्त करूँगी, मैं मेरे लिए ये चीज़, लेकिन महज़ब तरीके से बताएं, लड़ाई करके ना बताएं, असर्टिव लैंग्वेज में बताएं, एक तरीके से अपनी पॉइंट ऑफ व्यू समझाने की कोशिश करें उन लोगों को। ठीक है, तो ये तो चलो ठीक है। लेकिन एक ऐसी लड़की कि जिसका ना तो कोई मेके में संभालने वाला है, ना उसके कोई पढ़ाई है, ना कोई जॉब है, मैं ये नहीं कहती कि वो पिसती रहें, लेकिन उनको स्ट्रैटेजीज लर्न करनी पड़ेंगी, वो एब्रप्ट एक्शंस नहीं ले सकती। बिल्कुल, अगर मैं कहूँ कि वो कहें कि, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करती ही जाए, लेकिन उसकी स्ट्रैटेजीज और हैं, हाउ टू लिव विद दोस टॉक्सिक पीपल, या फिर उन लोगों को जो आपके मतलब बाउंड्रीज। क्या ऐसी खवातीन को फिर डोमेस्टिक वायलेंस भी बर्दाश्त करना चाहिए? मैं वैसे डोमेस्टिक वायलेंस का तो खैर मैं नहीं कहूँगी कि बर्दाश्त करना चाहिए, लेकिन फिर वही बात है कि ग्राउंड रियलिटीज़ अगर ऐसी हैं, तो अगर हमें अपने कल्चर को देखना है ना, यहाँ देखो फिरोज, हम ये नहीं कह सकते कि हम अंग्रेज़ हैं, हम अंग्रेज़ों वाली चैट जीपीटी तो खोल लेते हैं, ठीक है, लेकिन हम अंग्रेज़ हैं नहीं, हमारा अपना कल्चर है। यहाँ पे बच्चियाँ हो जाती हैं पैदा, बच्चे जब हो जाते हैं उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। ठीक है, पीछे पेके वाले संभालने वाले नहीं है, बच्चे रुल जाते हैं। बिल्कुल ठीक है ना, तो एक आप फिर वही बात है कि कुछ स्ट्रैटेजी सीखें कि आपने अपना आप कैसे मनवाना है। ठीक है, आप देखिए ट्रिगर्स क्या होते हैं, क्यों वायलेंस की तरफ बात जाती है। ठीक है, एक अगर हस्बैंड ज़हनी मरीज है तो फिर तो मैं नहीं कुछ कह सकती, लेकिन कभी कभी कुछ ट्रिगर्स होते हैं जो हस्बैंड का गुस्सा बढ़ जाता है, तो और अक्लमंद औरतें उनको समझना शुरू कर देती हैं, तो डोमेस्टिक वायलेंस की तरफ बात नहीं जाती। ठीक है, तो आप ये नहीं समझें कि मैं डोमेस्टिक वायलेंस वो कह रही हूँ कि भी प्रमोट करें, लेकिन अपनी रियलिटीज़, ग्राउंड रियलिटीज़ देख के डिसीजंस लें। और अंग्रेज़ों को हम बिल्कुल फॉलो करें कि ये नहीं हो सकता कि हम जी कहें कि जो टॉक्सिक रिलेशन है चलो जी स्टे अवे, अकेले रहो। वहाँ लोग अकेले रह सकते हैं, औरतें, हमारे माशरे में औरतें अकेली नहीं रह सकती। हमारे माशरे में बच्चे 18 साल के बाद इंडिपेंडेंट नहीं होते। तो हमें अपने माशरे को देखना है, अपने कल्चर को देख के चैट जीपीटी यूज़ करनी है। ठीक है, पेरेंट्स की लड़ाइयाँ बच्चों पर क्या असर डालती हैं? बहुत ही अच्छा सवाल। पेरेंट्स की लड़ाइयाँ बच्चों की पर्सनैलिटी को बहुत ख़राब करती हैं। ठीक है, बच्चे बहुत इमोशनली इनवैलिडेटेड फील करते हैं। ना सिर्फ पेरेंट्स की लड़ाइयाँ उनके जहन में खौफ पैदा करती हैं, रिलेशनशिप्स के प्रॉब्लम्स बाद में लेके आती हैं, बल्कि पेरेंट्स कई दफ़ा अपना गुस्सा, जैसे माँ को अगर बाप से डांट पड़ रही है तो वो सारा गुस्सा बच्चों पे निकाल देती है, उनको एक स्केपगोट बना लेती है। तो बचपन से ही वो एक टॉक्सिक माहौल देखते हैं। ठीक है, तो उनकी पर्सनैलिटीज़ अच्छी ग्रो नहीं करती। तो जब ये टॉक्सिक रिलेशन पेरेंट्स में होंगे तो बच्चे बाद में जाके ज़िंदगी में अच्छे रिलेशंस कैसे बनाएंगे? बिल्कुल, उनके जहन में हर वक्त एक खौफ होता है अबंडनमेंट का,
कि कहीं मेरा कोई बाप या माँ एक दूसरे को छोड़ जाएंगे तो हम किधर जाएंगे। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं उनके जहन में एक खौफ बिछड़ने का ना पैदा हो जाता है। अब क्या होता है, जब वो बड़े होते हैं और वो रिलेशनशिप्स बनाते हैं, उनके जहन में वही खौफ होता है कि बंदा मुझे छोड़ के ना चला जाए। इसकी वजह से जो आप कह रहे थे ना पहले, वो थोड़ी सी वो एक बात सोच रहे थे कि ये लोग क्यों बाउंड्रीज क्रॉस करने देते हैं। उसके पीछे फियर ऑफ अबंडनमेंट है कि कोई मुझे कहीं छोड़ ना दे। और वो कैसे पड़ा, जब माँ बाप बहुत लड़ते थे, जब माँ कहती थी मैं घर से चली जाऊंगी, जब बाप कहता था मैंने यहाँ रहना ही नहीं है, या वो उससे चले भी जाते हैं बिल्कुल बच्चों को छोड़ के कई दफ़ा, वो बच्चों के जहन में वो फियर्स पैदा हो जाते हैं और बाद में उनकी ज़िंदगी को बहुत ख़राब करते हैं। मैम, इसकी एक बुनियादी वजह ये भी है कि जो पेरेंट्स की लड़ाइयाँ हैं वो बेडरूम से बाहर आ जाती हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि पेरेंट्स की जो लड़ाइयाँ हैं वो बेडरूम तक ही रहे और वहीं वो सॉल्व करें, बाहर वो बच्चों को ना पता चले? बस वो फिर अब ग्रेविटी ऑफ सिचुएशंस है ना, कि आप जब अपने इख्तलाफात को शुरू में ही नहीं सही करेंगे, आपस में लैक ऑफ कम्युनिकेशन रखेंगे, तो वो फिर लावे फटते हैं और फिर वो बेडरूम से बाहर आती हैं। बिल्कुल ठीक है। वो अब मैं ये उनके लिए भी मशवरा है जो जिनकी शादियाँ हुई हुई हैं, जिनके बच्चे हैं, कि वो अपनी चीज़ों को शुरू में ही रिजॉल्व कर लें। जैसे एक औरत है पिसती जा रही है, एकदम ब्लास्ट हुई है, इसी तरह एक मर्द है वो बीवी को नहीं बता रहा कि मुझे तुम्हारी ये बात नहीं सही लग रही, यानी कम्युनिकेशन गैप है। बिल्कुल ठीक है। तो हमें रीजंस भी देखने हैं ना कि बाहर लड़ाइयाँ आ क्यों रही हैं। बिल्कुल ठीक है। तो आप अपने कम्युनिकेशन गैप खत्म करके मियाँ बीवी एक दूसरे को बताएं कि ये चीज़ मुझे नहीं अच्छी लग रही, ये इस तरह कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, एक तरीके से जो है हम चलें, ठीक है। और आइडियल तो यही है कि आप अपनी लड़ाइयाँ तो घर से बाहर करें या फिर बच्चों तक मत पहुँचाएं। और कम से कम बच्चों के सामने सिर्फ ये अल्फाज कहने से परहेज करें कि मैं छोड़ के चले जाऊंगा या मैं छोड़ के चली जाऊंगी। तो ये चीज़ें बच्चों के जहन में एक बहुत बड़ा फियर लेकर आती। ठीक है। और बहुत सी खवातीन हैं वो लड़ाइयाँ अपने मायके तक पहुंचा देती हैं, वो हर बात अपने पेरेंट्स से शेयर कर रही होती हैं, तो ऐसी खवातीन को आप क्या मैसेज? अच्छा, ये तो देखे जब ये करती हैं ना, तो ये उनके लिए खुद बाद में फिर प्रॉब्लम होती है कि उनके खामद की कोई इज्जत नहीं रहती। बिल्कुल। तो आपने रिलेशनशिप रखना है या तो छोड़ना है तो लहदा बात है, अगर रखना है तो फिर आपको ही बाद में तकलीफ होगी जब सारे कहेंगे तुम्हारा खामद है ही ऐसा, कोई जहन में बैठ गया ना। तो आप अपने मेके तक लड़ाइयाँ तो तब लेके जाए ना जब यू हैव डिसाइडेड टू एंड द रिलेशनशिप, विच यूजुअली वो नहीं किया होता उन्होंने डिसाइड। बिल्कुल नहीं किया। तो थोड़ा सा मेके वालों को भी चाहिए कि वो इस चीज़ के बारे में, जब कई दफ़ा ना मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा टेक दी जाती है बच्चियों को, तो वो पीछे ही देखती रहती हैं, फिर पीछे से बुरा आता है कि मेके की तरफ देखती रहती है। मैं ये नहीं कहती कि टेक मत दें, लेकिन थोड़ा सा उन्हें अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग, बल्कि बचपन से ही हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि बेटा कॉन्फ्लिक्ट देखो कैसे मैनेज करने हैं, रिजॉल्व कैसे करने हैं। हर चीज़ माँ को बताएंगी, वो फिर अपने तरीके से सोची। जाहिर बात है अगर मेरी बेटी मुझे बताएगी मुझे गुस्सा आएगा, बिल्कुल ऐसी, और मैं कहूँगी छोड़ के आ जाओ, मतलब ऐसी ही है थोड़ा सा एक। लेकिन अब आपको तो पता है ना कि मेरा खामद है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे 2 बच्चे हो गए हैं, माँ को बताऊंगी वो तो ऑब्वियसली गुस्से से यही कहेगी। बिल्कुल ठीक है ना। तो आप कोशिश करें कि अपने प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करें और आप तरीका सीखें कैसे मैंने ट्रिगर्स को ख़त्म करना है, कैसे मैंने कम्युनिकेशन बेहतर करनी है, कैसे मैंने अपने आप को भी बेहतर करना है और उस बंदे को भी मैंने एक तरह से चलाने की कोशिश करनी है। आप किसी को भी अपने तरीके से आहिस्ता आहिस्ता मोल्ड कर सकते हैं, एकदम कोई नहीं बदल जाता ना कि आप जाते ही कहें कि जी मेरा खामद बिल्कुल वैसे चलने लग जाए जैसे मैं चाबी लगाऊं और वो चल पड़े, या मेरी बीवी चाबी लगाऊं और वो चल पड़े। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो मेखे को बताने का तो मतलब सिर्फ ये कि आप अपने लिए गड्ढे खोद रहे हैं। बाद में आपको खुद गुस्सा आएगा जब आपकी माँ कहेगी तुम्हारा खामद है ही ऐसा, उनके जहन में बैठ गई ये, बिल्कुल ऐसी है। और फिर आप कहेंगी नहीं अम्मी ऐसे नहीं था वो। यहीं पर एक मेरा और सवाल है, जॉइंट फैमिली। एक लड़की की जब शादी होती है, जब वो जॉइंट फैमिली में आती है तो बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो आपके हिसाब से जॉइंट फैमिली में रहना ठीक है? क्योंकि बाद में फिर वो लड़कियां जब ये कह देती हैं कि हमें अलग रहना है तो इस बात पर भी डाइवोर्स हो जाती है, यहाँ तक नहज पहुँच जाती है सिचुएशन की। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये देखिए ये तो पहले से भी डिसाइडेड होता है ना कि जब आप रिश्ता कर रहे हैं तो बच्ची को भी पता है कि वो जॉइंट फैमिली है, घर वालों को भी पता है कि वो जॉइंट फैमिली है। जाते ही आप ये अगर ख्वाहिशें ज़ाहिर करेंगे तो फिर ये प्रॉब्लम्स तो आएंगी। और हाँ, आप एक बात आपकी बिल्कुल सही कि जॉइंट फैमिली के जो प्रॉब्लम्स हैं वो ये हैं कि आपकी प्राइवेसी कई दफ़ा इन्वेड हो जाती है, बाउंड्रीज का ख्याल नहीं रखा जाता। और ख़ास तौर पे ऐसी जॉइंट फैमिलीज़ जहाँ पे ये रवाज हो गया किसी एक को बड़ा बनाया हुआ है, अब सारे डिसीजंस भी उसने लेने हैं और जो है वो सारा कुछ भी वही डिसाइड करेगा कि किसने कहाँ जाना है, किसने क्या पहनना है, और मतलब एवरीथिंग। तो फिर वहाँ प्रॉब्लम्स तो आएंगी, ठीक है। लेकिन जब आप रिश्ता कर रहे हैं, आपको पता है आपकी बच्ची ने कभी ऐसा माहौल नहीं देखा, तो देन यू हैव टू सी कि फिर या तो उसकी दिमाग को समझाएं शुरू से, और वो बच्ची भी देखे कि भी मैं अब जिस घर में जा रही हूँ वो जॉइंट फैमिली सिस्टम है। तो पेरेंट्स पहले बच्चों के थोड़े से मतलब एक उसको तैयार करें कि इस वाली लाइफ में कैसे रहते हैं। बिल्कुल। और ये बात के अब्रप्ट चेंजेस, फ़ौरन सोचना कि जैसे मैं जाते ही एकदम चेंज ले आऊँगी सारे माहौल में, ये ख्वाहिश अनरियलिस्टिक है।
आप बिल्कुल अलहदा होने का ख्वाहिश आपका ठीक है, लेकिन कोई टाइम होता है उसके बाद, ठीक है, कुछ समझे लोगों को हो सकता है कि वो जॉइंट फैमिली आपके लिए ब्लेसिंग बन जाए। बिल्कुल। मेरे ख्याल में आजकल के दौर में जॉइंट फैमिली बुरी चीज़ नहीं है। अच्छा। क्योंकि ये दौर जिस तरह बच्चों को सोशलाइजेशन से दूर ले जा रहा है, ठीक है, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, बोथ आर वर्किंग, ठीक है, दादा दादी नाना नानी कम से कम बच्चों को समझाने के लिए या कुछ अच्छे बुरे तरबियत के लिए मौजूद हैं, ठीक है, और उनका बड़ा तजर्बा है और वो अपने तजर्बे की बुनियाद पे बच्चों को बहुत अच्छा ट्रेन कर सकते हैं, जो आजकल माँ बाप के पास टाइम नहीं है। दुनिया बहुत फास्ट हो गई है। दूसरा, बच्चे कजन्स में जब बैठते हैं वो सीखते हैं सोशलाइज करना, वो खेलते हैं, कोई बैडमिंटन, कोई लूडो, कोई, अब ये चीज़ें सोशल मीडिया से थोड़ा सा निकलते हैं। बिल्कुल। क्योंकि अगर आप अलहदा फैमिली में रहते हैं, बाप ने एक मोबाइल पकड़ा हुआ है, माँ ने एक पकड़ा हुआ है, बच्चों ने एक पकड़ा हुआ है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा, बच्चों ने सोशल स्किल्स कहाँ से सीखने हैं? आपस में कजन झगड़ा भी कर रहे हैं तो पता है कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व करना है, कोई बड़ा बीच में पड़ गया, कुछ समझाया। तो मेरा ख्याल है कि आजकल जॉइंट फैमिली आजकल ब्लेसिंग है, क्योंकि आप जॉब करते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर हो जाती है, आप बच्चे छोड़ के जा सकते हैं। अगर आप इस चीज़ को पॉजिटिवली लेना तो दिस इज़ अ ब्लेसिंग। ठीक है, बस ये देख लें कि थोड़ा सा प्राइवेसी इश्यूज का जो है वो लोग ध्यान रखें, तो जॉइंट फैमिली आई थिंक एक ब्लेसिंग है इस दौर में। ठीक है। एक लंबे अरसे से सास बहू की लड़ाइयाँ जो है वो चलती आ रही हैं, इसकी बुनियादी वजह अब तक आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक क्या है? क्योंकि सास भी कभी बहू थी। हाँ, इसकी बहुत सी वजूहात जी, एक वजूहात थोड़ी है। अब हो सकता है कि जिस सास, वही ये सास भी कभी बहू वाला फिनोमेना ही मैं कहूँगी। बिल्कुल। ये हो सकता है सास ने जो अपना वक्त देखा हो इसी तरह का देखा हो कि अब वो वही चीज़ें अपनी बीवी, अपनी जो बहू है उस पर लागू कर रही है, वही जुल्म और वही सारी पॉलिसीज़, ठीक है। और दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि बेटा मेरा, बीवी कह रही है खामन मेरा। बिल्कुल। तो ये जो मेरे की गेम है ना, भाई बेटा भी है और वो खामन भी है, दोनों का ही है, ठीक है ना। तो ये कई दफ़ा ना ये मुकाबलेबाजी शुरू हो जाती है, इसमें ये देखा। ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सास को भी सोचना चाहिए कि वो जो बच्ची अपना घर पूरा छोड़ के आई है, घर बार एक मर्द के पीछे छोड़ के आई है ना, खामन के पीछे, तो जाहिर बात है अब टाइम तो थोड़ा सा उसको देगा ना वो मेरा बेटा जो। इसी तरह बेबी को भी सोचना चाहिए कि जो माँ है उसने सारी उम्र पाला है और उसका वो बेटा है, ठीक है, अगर 5 मिनट उसके बाद बैठ जाएगा तो उसमें कोई वो नहीं है। तो यहाँ पे वही नेगेटिव थॉट्स, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और ये चीज़ें जो है ना ये रोल प्ले कर रही होती हैं कि वो खींचातानी मर्द की और बेचारा पिस्ता वैसे मर्द है, उसके वही टुकड़े हो जाते हैं। एक मर्द सारा दिन बाहर की परेशानियाँ झेल के जब घर आता है, घर आके जो माँ है वो शिकायतें लगाना शुरू कर देती है बहू की, फिर जब वो कमरे में जाता है तो बीवी शिकायतें लगाने लग जाती है। अब फिर एक टाइम बाद उसकी लिमिट एक्सीड जब होती है उसको फिर गुस्सा आता है। फिर अगर वो माँ के साथ बदतमीजी करेगा तो जन्नत जाएगी, फिर अगर बीवी के साथ करेगा तो बच्चों की जन्नत जाएगी, तो वो कहाँ जाए? वो बिल्कुल आपने सही कहा है कि यहाँ पे मर्द बहुत पिसता है, असल में सारी पिटाई तो उसकी हो रही है। बिल्कुल कह रहा, तो अगर माँ को देखे, अगर बीवी को खामन से प्यार है तो वो थोड़ा सा अपने आप को इस चीज़ के बारे में फ्लेक्सिबल करे, और अगर माँ को बेटे से प्यार है तो फिर वो उसके लिए अपने आप को फ्लेक्सिबल करे। तो अगेन बात ये है कि दोनों को प्यार तो बहुत है इस बंदे से, उसको खींचने पे वो लगी हुई है, लेकिन ये नहीं सोच रही उसकी जहनी सेहत को भी हमने देखना है। तो कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़, जैसे इस्लाम में भी ये कि जब खामन घर आए तो बीवी बाद में शिकायत लगा ले बेशक, लेकिन उस वक्त उसको एक हंसते चेहरे से मिले, उसकी थकावट उसको देख के ही दूर हो जाए। क्या बात। तो वो अगर आप देखिए ये चीज़ें सारी साइकोलॉजी, हर डिसिप्लिन हमारा अगर देखा जाए ना तो इस्लामिक वैल्यूज़ उसके अंदर आई हुई हैं। तो आप सब्र करें थोड़ा सा, फिर आराम से जब वो बैठे खाना शाना दें फिर चले कोई बात करते, ठीक है। लेकिन जो आते ही बेचारे का हशर होता है ना, हाँ, ये तो फिर छोटी छोटी बातें डिस्कस भी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, वही दरगुजर लेट गो हम नहीं करते ना, हम छटते नहीं हैं चीज़ों को, हम बस पकड़ के रखते हैं और हम लग जाते हैं, घसीटते हैं और हम कहते हैं कि जो हमने नेगेटिविटी के साथ बस दिल से लगा के उसे रखना है। तो ये हमारी चॉइस है कि हम एक नेगेटिव बात को दिल से लगाते हैं या 10 पॉजिटिव बातों को सोचते हैं, और हम अपने दिमाग के अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव। ठीक है। अब यहाँ पर उस लड़के का क्या रोल होना चाहिए? हाँ, अब लड़के के लिए यहाँ पे रोल काफ़ी टफ है। बिल्कुल, ठीक है ना। ऑब्वियसली माँ भी इम्पॉर्टेंट है और बीवी भी इम्पॉर्टेंट है, बैलेंस करना, ठीक है ना। अब तो थोड़ा सा उसने सुनना है, लिसनिंग ज़रूर दे, जैसे लिसनिंग ईयर तो दे देना। अब क्या करते हैं कई लड़के जो हैं, क्योंकि वो पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो या तो पूरा झुकाव माँ की तरफ हो जाता है, बिल्कुल ऐसी है, और या फिर पूरा झुकाव बीवी की तरफ हो जाता है। मैंने बैलेंस बहुत कम देखा है। तो बैलेंस करने के लिए मेरा जो एक टिप है ना वो यही होता है कि एटलीस्ट गिव अ लिसनिंग ईयर। जब आप किसी की सुन लेते हैं ना तो उसका आधा मतलब बेशक हल ना करें, बिल्कुल ठीक है ना, सुन जरूर ले, हाँ मैं समझ सकता हूँ, हाँ जैसे वैलिडेट करना, जब बीवी बता रही है हाँ नहीं थोड़ा सा है अम्मी का, मैं समझ सकता हूँ,
इतना ही कर लेगा ना तो औरत बहुत खुश हो जाती है। इसी तरह माँ की भी सुन लें, ठीक है, सुन लें, कम से कम ये रोल अगर आप प्ले कर दें, लिसनिंग, वैलिडेशन कर दें, बाकी आप कुछ भी ना करें, बाकी आप मौज करें खुद से, क्योंकि ये इन औरतों के मसाइल हैं, ये खुद सॉल्व करेंगी, मर्द नहीं कर सकता। उनके अपने मसाइल, वो बेचारा सारा दिन बाहर जाके अब वो क्या मसाइल हल करेगा? माँ से बात करेगा तो वो कहेगी बीवी की साइड ले रहा है, बीवी से बात करेगा वो माँ की साइड ले रहा है। तो आसान हल इज टू जस्ट लिसन एंड वैलिडेट, और फिर अपनी मर्जी। ठीक है मैडम, यहाँ पर शादियों के बाद ऐसा होता देख रहे हैं हम इस माशरे के अंदर, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, क्या बुनियादी वजह है? अच्छा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो हैं वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा ये आम होते जाए, पहले इतना ट्रेंड नहीं था। और अफसोस की बात यह है कि औरतों का भी रुझान इस तरफ जाता जा रहा है। तो इसमें मैं दोनों की तरफ से ही बात बताऊंगी कि पहले हमें ये देखना, ये बहुत बुरी बात है, इस्लाम में भी मना है, वैसे भी सही नहीं है चीटिंग करना, लेकिन इसकी वजूहात पे भी हमें नज़र डाल, बिल्कुल, कि क्या ये वजूहात इस वजह से तो नहीं है कि आप इमोशनली जो है किसी दूसरे की नीड्स को मीट नहीं कर रहे। जैसे वही बात है कि जैसे बीवी आई है अपने मियाँ के पास तैयार होके और चाहती है कि वो उसको थोड़ी सी तारीफ़ कर दे, छोटी सी तारीफ़ मुंह से कर दे, चलो ठीक है, वो भी नहीं कर रहा, हर बात पे उसके कीड़े भी निकाल रहा है, जब वो अपनी प्रॉब्लम्स लेके आती है तो लिसनिंग ईयर भी नहीं दे रहा, ठीक है, कुछ भी उसकी ज़िंदगी में से एंगर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हर चीज़ पे उसे गिल्ट ट्रिप पे ले जा रहा है कि जी तुम्हारी वजह से हो रहा है, हर चीज़ का जिम्मेदार वो एक वक्त आएगा औरत थक जाती है। अब जहाँ से उसे वैलिडेशन मिलती है तो कई दफ़ा वो उस तरफ उसका रुझान हो जाता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ मर्दों का भी यही है, घर आते ही गिले शिकवे शुरू, ठीक है, ये नहीं देखना कि कोई थका हारा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स मर्द को हो रही हैं तो खर्चे पे खर्चे किए जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला आपका एटीट्यूड नहीं है कि खामद के साथ, जैसे अगर फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल क्राइसिस है तो औरत साथ खड़ी हो जाती है कि मैं बजट ठीक ऐसी है। तो ये रीजंस आपको, और कम्युनिकेशन गैप है। फॉर एग्जांपल कि आप बस दिल में कुड़ते जा रहे हैं और कुड़ते जा रहे हैं, उसको बता नहीं रहे मुझे ये चीज़ नहीं पसंद, मियाँ को अपनी बीवी की कोई चीज़ें नहीं पसंद तो वो बता नहीं रहा कि मुझे ये नहीं पसंद, उसकी बजाय वो दूसरी तरफ रुझान करना शुरू हो गया। तो ये सारी चीज़ें मिलकर आपको दूसरी तरफ, गलत तरफ ले जाती हैं। एक तो ये चीज़ हमें देखने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये है कि हो सकता है उस शख्स की आदत ही ऐसी हो, अच्छा, हाँ, पर्सनैलिटी ही ऐसी हो, ठीक है, कि वो इस किस्म के, जैसे को ठरकी कहते हैं लोग, कि उन लोगों को चैन नहीं है कि अल्लाह ने अगर आपका एक जोड़ा बना दिया है और अल्लाह ने आपको एक लेजिटिमेट तरीका भी बता दिया है तो आप उस पर रहें। लेकिन इसमें कसूर लड़की का नहीं हुआ, क्योंकि जिसके साथ वो अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो उसको भी बताए शादीशुदा मर्द है। बिल्कुल, लड़कियों को भी देखना चाहिए कि ये जो है ये मर्द पहले से शादीशुदा है। पर अब क्या करें, मुआशरा जो है हर चीज़ की परमिशन जो दे रहा है, हमारे पास ये जो दजाल आ गया है ये मोबाइल की सूरत में, ये हमें हर चीज़ की परमिशन दी जा रहा है और हमें दीन से भी हटाई जा रहा है और हमें नॉर्म से भी हटाई जा रहा है और हमारे कल्चर का भी हमें कोई नहीं पता कि कहाँ जा, और ये एक फैंसी चीज़ें और ये फैंसी दुनिया बनती जा रही है और फेरी टेल्स हैं, बिल्कुल ऐसी, आपको कोई कॉन्सिक्वेंसेस का नहीं पता। अब एक लड़की जो एक शादीशुदा लड़के से रिलेशन रख रही है, उसे कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं पता कि कल क्या होगा, मेरी जिंदगी कहाँ जाएगी। सो दिस इज़ बिकॉज वी वांट जस्ट फन एंड थिंग्स लाइक दिस, और ज़िंदगी की रियलिटीज़ में हम हैं ही नहीं और हम हवाओं में उड़ रहे हैं। इस सोसाइटी के अंदर कई मर्द जो है वो दूसरी शादी कर लेते हैं, और जो पहली बीवी होती है वो फिर मेंटल ट्रॉमा से गुजरती है, वो कैसे एक्सेप्ट करे? हाँ, देखिए, जो हो गया उसको रिवर्स तो किया जा नहीं सकता। ये तो पहले करने की बातें थी ना कि आप कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करते, उन चीज़ों को देखते, आप थोड़ा सा नज़र, आप इंसान को भी पता चलना शुरू हो जाता है कि मर्द आपसे खिंच रहा है, औरत को भी ये पता होता है, या मर्द को भी ये पता होता है कि औरत खिंच रही है। उसी वक्त चीज़ों को या तो संभाल लिया जाए, ठीक है। अब अगर एक खामन मर्द ने शादी कर ली है दूसरी, ठीक है, तो उसके दो अब हल हैं, या तो एक्सेप्ट करें उस चीज़ को, ठीक है, दूसरा ये कि आप छोड़ के चले जाएं। और जैसे मैंने पहले एक बात की थी कि अपने सर्कमस्टांसेस देखें, आप देखें कि आपकी ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, कैन यू लीव द पर्सन बिकॉज उसने दूसरी शादी कर ली है, या फिर आपके लिए ये बहुत मुश्किल है। अपनी रियलिटीज़ को देख के प्लीज़ कदम उठाएं, ठीक है। तो या तो उस रिलेशन को बचाएं, रिलेशनशिप बचाने के तरीके होते हैं, ठीक है, और या फिर अब हो गया है तो फिर एक्सेप्टेंस की स्ट्रैटेजी अपनाएं, दूसरा तरीका ये है। लेकिन अगर आपके पास, आप इतनी ब्रेव हैं और आपके पास रिसोर्सेज हैं और आपके पास बैकिंग है, देन यू कैन टेक एनी डिसीजन इफ़ यू वांट, ठीक है। लेकिन बजाय ये कि ट्रॉमा में रहने के, अब क्या होगा ट्रॉमा में रहने से, वो तीसरी शादी कर लेगा मेरे ख्याल में। तो अपना आप तो देखें ना, कम से कम आप अपने आप को तो कायम रखें ना। इफ़ यू हैव किड्स स्पेशली, अब आप डिप्रेशन में, तो अब आपके किड्स भी जाएंगे आपके हाथों से, बच्चे भी। आपको लगता है मर्द दूसरी शादी क्यों करता है?
मर्द दूसरी शादी क्यों करता है? क्योंकि इस्लाम ने भी इजाज़त दी हुई है। ये बड़ा मसला है कि वो ये नहीं सोचता कि जो दूसरी शादी है उसमें मुझे इंसाफ भी करना है। बिल्कुल। वो अगली आयत तो पढ़ता कोई नहीं है और वो बस पिछली आयत पे अमल कर लेता है, दूसरी शादी कर। देखिए अब ये अगर हम कहेंगे इसके क्या एक रीज़न है, तो एक रीज़न्स तो नहीं है ना, इसके तो मल्टीपल रीज़न्स हैं। अगेन मैरिटल डिससेटिस्फेक्शन, ठीक है, ये रीज़न्स हमने देखने हैं कि ये तो नहीं है कि बीवी से डिससेटिस्फाइड है या बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या पैसा बहुत है, सेकंड रीज़न कि जी अब मैं फ़लाने को भी रख सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ। अब तीसरा रीज़न जी किसी को हेल्प आउट करने के लिए मैंने तो जो अक्सर बनाया जाता है ये रीज़न के बीच मैंने किसी के सर पे हाथ रखा है। तो देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर दैट। तो हम ये नहीं कह सकते कि देयर इज़ वन रीज़न ओनली ऑफ के मर्जी दूसरी शादी क्यों करता है। प्लस इस्लाम, वैसे इस्लाम को देखना नहीं, बीवी के हकूक़ जो आपको नज़र नहीं आते कि आपने कैसे अदा करने हैं, क्या करना है और क्या उसकी जिम्मेदारियाँ पूरी करनी है, तो वैसे आपको ये ज़रूर पता है कि इस्लाम हैज़ गिवन यू परमिशन टू हैव 4 मैरिजेस। तो आई थिंक ये परमिसिबिलिटी हम खुद को खुद देते हैं। ठीक है, फ़ायदा इसका होता कोई नहीं है। ऐसे मर्दों की छतरौल काफ़ी होती है, इधर से भी और उधर से भी। मैं आई हैव सीन दोज मेल्स जो 2 शादियाँ करते हैं, दे नेवर हैप्पी बिकॉज एक तो संभाल ही नहीं चाहती, मुश्किल है तो आपने दूसरी कर ली। मैंने देखे 4 शादियों वाली खुश है, बहुत रेयर, वेरी रेयर। यूजुअली जिन्होंने 2 भी की हुई है ना वो बहुत स्ट्रेस में है, मतलब कोई ख़ास वो खुश नहीं होते क्योंकि दोनों ख़ानदान फिर संभालने, फिर बच्चे हो जाएं तो दोनों जगह की जिम्मेदारियाँ, फिर औरत के साथ आपके अपने, इसके अपनी मिजाज है, उसका अपना मिजाज है। वेरी रेयर आर हैप्पी। यस, आई हैव सीन ऑन मीडिया जो दिखा रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, शादी के बाद एक औरत को खुश कैसे रखा जाए? हाँ, तारीफ करके। देखिए, वैलिडेशन खुश रखने के लिए ज़रूरी नहीं आपके पास बहुत पैसे, ठीक है, कुछ स्मॉल जेस्चर्स ऑफ लव जो होते हैं ना, जैसे फूल दे देना, ठीक है, अगर फूल कितनी है बाहर से तोड़ के दे दें, ठीक है, जैसे उसकी सालगिरह याद रखना, बड़ा तोहफा मत दे, अपने हिसाब से आप करें। लेकिन जैसे इस्लाम में है तोहफा देने से मोहब्बत बढ़ती है। बिल्कुल। आप क्यों भूल जाते हैं कि बीवी बन गई है तो अब तोहफा नहीं देना, ठीक है, अब तो ये मेरे कंट्रोल में, हाँ, शिकंजे में है। तो खुश रखने के लिए तारीफ करना उसकी, अगर उसने कुछ खाना बनाया तो क्यों कंजूसी है इतनी, आप उसकी तारीफ करें, बहुत अच्छा बनाया, आप बहुत अच्छी लग रही हो, आपकी चीज़ है, बिल्कुल ठीक है ना, वो आप उसे ओन करें ना, उसकी तारीफ करें, उसी में खूबसूरती को ढूंढें। बस इतनी सी बात से औरत खुश हो जाती है। औरत खुश हो जाती है, एग्जैक्टली। औरत को और क्या चाहिए? ठीक है, इतनी सी चीज़ें भी हो, वैलिडेशन, लिसनिंग ईयर, ठीक है, एडमिरेशन थोड़ी सी, तो आप बीवी खुश, ठीक है। लेकिन इसमें भी नायत कंजूसी की जाती है। ठीक है, और एक मर्द को खुश रखने के लिए, मर्द को खुश रखने के लिए उसका साथ देना, ऊंच नीच में उसका साथ देना, ठीक है, कि अगर फ़र्ज़ करें कोई हालात बुरे भी हो गए हैं तो औरत उस हिसाब से अपने खर्चे कंट्रोल करे, उसका बाजू इस तरह भी बना जा सकता है। बिल्कुल ऐसे है, ठीक है ना। और ये जैसे मैंने आपको बताया, गिले शिकवे हैं कोई बात नहीं, लेकिन टाइमिंग्स देखें कि अगर एक बंदा थका हुआ आया है तो थोड़ा सा उसे बैठने दें, फ़ौरन से हर एक वो जैसे पंडोरा बॉक्स खोल के मत बैठ जाए, तो थोड़ा सा उसको सुकून लेने दें। ठीक है, ये रिश्ता एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की शेयरिंग है, ये रिश्ता एक इमोशनल कनेक्शन है, ये रिश्ता एक कंपेनियनशिप है। ठीक है, तो आप उसकी कंपेनियन बनने की कोशिश करें, बजाय कि हर वक्त कॉन्फ्लिक्ट, हर वक्त लड़ाइयाँ, इससे बच्चे भी आपके इफेक्ट हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे है। ठीक है, बात करते हैं सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया के इस दौर के अंदर फैमिली व्लॉगिंग, रजब भट्ट, डक्की भाई जो कर रहे हैं, इनके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? ये सोसाइटी पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं? हाँ जी, सोसाइटी में नेगेटिव इम्पैक्ट इस तरह डाल रहे हैं कि ये बच्चों में ये सेंस आती जा रही है कि ये कितना आसान तरीका है, कि आपको कोई ज़रूरत नहीं डॉक्टर इंजीनियर बनने की, दिस इज़ द ईजी वे टू अर्न मनी, एंड दे आर शोइंग देयर कार्स एंड थिंग्स लाइक अपनी ज़िंदगी की। मैं उन पर वो नहीं कर रही कि क्रिटिसिज्म, लेकिन अपनी ज़िंदगी के एक एक पर्सनल पहलू को दिखाना, ठीक है। आप कई लोगों में लो सेल्फ एस्टीम क्रिएट हो रही है, वो देख रहे हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, बच्चे अपने ट्रैक से हट रहे हैं, वो समझ रहे हैं ये तो बड़ा आसान तरीका है। बिल्कुल, ठीक है, आप अपनी पर्सनल बातें लोगों से शेयर कर रहे हैं और उसे पब्लिक कर रहे हैं, कुछ ऐसी बातें भी जो कि ना बताने वाली होती हैं। पूरी फैमिली आप दिखा रहे हैं ना। एग्जैक्टली, और शोइंग योर फुल फैमिली, पीपल जो लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं उनको अलग मसाइल हो रहे हैं, लो सेल्फ एस्टीम इशूज़ हो रहे हैं, कंपैरिजन्स आ रहे हैं, वो अपने आप को देखते हैं। ख़ास तौर पे बच्चों पे जो इफेक्ट पड़ रहा है वो मैं देख रही हूँ कि बच्चे जो हैं वो समझ रहे हैं कि ये अच्छा तरीका है, एक चैनल बनाएं और आप उसमें कुछ चीज़ें डालें, एंड यू विल अर्न मनी, एंड देन यू विल शो योर मनी टू द सोसाइटी, एंड दे विल गेट इंस्पायर्ड बाय यू, एंड यू विल बिकम अ रोल मॉडल फॉर देम। सो आई थिंक एमडीकैट की 30% रेशो कम हो गई है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्यों कम हो गई है? यही वजह है ना कि लोग अब डॉक्टर क्यों बनेंगे, ठीक है, डॉक्टर बन के तो गाड़ियाँ बड़ी देर से मिलेंगी उन्हें, बहुत बहुत लंबी पढ़ाई है, ठीक है ना, लेकिन हाँ बहुत मुश्किल पढ़ाई है, तो वो आप कहाँ से वो लेंगे, ऑडी कहाँ से लेंगे आप? आपको बहुत इन्वेस्ट करनी पड़ेगी अपनी एनर्जीज और सब कुछ।
तो लेकिन हर एक की तो चैनल हिट नहीं हो जानी ना, बिल्कुल ऐसी है। तो ये तो किसी की हिट एंड ट्रायल मेथड से हिट हो गई, लेकिन हर एक की तो नहीं हो जानी। सो मैडम, इस सोशल मीडिया के दौर के अंदर ख़वातीन सारा दिन सोशल मीडिया यूज़ करती हैं, इन्फ्लुएंसर्स को देखती हैं, यूट्यूबर्स को देखती हैं। अब वो ये दिखा रहे होते हैं कि वो अपनी वाइफ को वर्ल्ड टूर्स भी करवा रहे हैं, रेस्टोरेंट्स भी लेकर जा रहे हैं, लग्जरी लाइफस्टाइल दे रहे हैं। अब वो खातून है, उसका शौहर 1 लाख रुपया कमाता है मुश्किल से, तो वो सब चीज़ें डिमांड करने लग गई है। फिर वो ये सोचने लग गई है कि काश मेरे भी ऐसे घर शादी हो जाती, मुझे भी ये लाइफस्टाइल मिलता। तो उस ऐसी ख़वातीन को आप क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी ऐसी ख़वातीन को कि ये अपनी रियलिटीज़ देखें। आप जो जैसे आप बात करें कि खामद मेरा लाख कमाता है, तो उस लाख में जो वो अच्छी चीज़ें करता है उस पर खुश होने की कोशिश करें। क्या बात है, ठीक है ना। हमको ये थोड़ी है कि अब देखिए इस तरह तो बिल गेट्स भी है, ठीक है, और लोग भी हैं, बिल्कुल ऐसी है। तो हम जो है अपनी वो सुजुकी से क्यों ना खुश हो जाएं, उनकी ऑडी को देख देख के पागल होने की बजाय। तो ये तो अगेन आपकी चॉइस है कि आपने रोते रहना है कि जो मेरे पास नहीं है, या आपने उस पर खुश होना है कि जो मेरे पास है। बिल्कुल। तो अगर आप यही चीज़ें इसीलिए तो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही हैं कि ये लोग सारा कुछ दिखाते हैं, लोगों की सेल्फ एस्टीम लो होती है, लोग बहुत कंपैरिजन शुरू हो गए। लेकिन ये फिर बात वही है कि इट्स योर चॉइस नाउ कि आप ये कंपैरिजन गलत किस्म के करके, और आपकी अपनी ग्राउंड रियलिटीज़ और हैं, और आप उनको देख के इंस्पायर होकर अपनी जन्नत को आग लगा रहे हैं। तो ये दिस इज़ नाउ योर चॉइस कि आपने खुश रहना है या लोगों को देख देख के ना खुश होते रहना। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। तो आप दूसरों पे रश करें, ठीक है, और अपने पे शुक्र करें। क्या बात। तो जो खुद है वो उसका शुक्र अदा करें। इस हिसाब से तो फिर आप सही कह रही हैं कि फैमिली व्लॉगिंग के बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट है हमारी सोसाइटी में। हाँ जी बिल्कुल। देखिए मैरिटल रिलेशंस पे जो फ़र्क पड़ रहा है कि वो लोग समझते हैं कि शायद हमें ये ज़िंदगी क्यों नहीं मिली, और इसकी वजह से आप लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और अपनी ज़िंदगी पे शुक्र नहीं कर रहे। बच्चों पे जो असर पड़ रहा है कि बच्चे समझ रहे हैं कि शायद इजी मनी है, कोई मसला ही नहीं है, पढ़ाई की क्या ज़रूरत है, आप इस तरीके से बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो आई थिंक अगर इन चीज़ों को हम सामने रखें तो ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं सोसाइटी पे। और अगर देखा जाए तो इन चीज़ों को आई थिंक बैन हो जाना चाहिए, बिकॉज मेरे ख़्याल में अगर एक चीज़ माशरे में बेहतरी लाने की बजाय आप अबतरी ला रही है, ख़राबी ला रही है, पैदा कर रही है, और चीज़ों को चेंज कर रही है, डिवोर्स रेट बढ़ रहे हैं, तो फिर इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा सोचने की, रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है इन चीज़ों। ठीक है, डिवोर्स रेट के बढ़ने की बुनियादी वजह क्या है? हाई एक्सपेक्टेशंस। हाँ जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा लेना, इतनी उम्मीदें लगा लेना कि बस वो अनरियलिस्टिक हो जाए। ठीक है, कि आप समझें कि जी खामन की तनख्वाह लाख है लेकिन वो मुझे 4 करोड़ की गाड़ी ले देगा। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो आप ये सोचेंगे तो तलाक, फिर आप में ज़रा सी भी टॉलरेंस नहीं है। बिल्कुल। ना फौरन आपने अच्छा चैट जीपीटी, मैं तो सॉरी से ये जो मीडिया है, सोशल मीडिया, आपका मियाँ आपको कह रहा है, कुछ भी उसने कह दिया है, फॉर एग्जांपल कोई भी बात कर दी है, एक आम सी भी बात कर दी है, एंड आपने फ़ौरन खोली है चैट जीपीटी से पूछा, उसने लिख दिया टॉक्सिक है बंदा, दूर हो जाए, और आपने उसकी बात पे ऐसे यकीन कर लिया कि जैसे ये आपकी दादी अम्मा है। तो मतलब ये चीज़ें जो है बेसिकली इस वजह से डिवोर्स रेट ऐसे आजकल बढ़ रहे हैं कि हर चीज़ तो हम चैट जीपीटी से पूछ रहे हैं, तो अपने कल्चर के मुताबिक हमें मशवरे दे रही है और हम अपने कल्चर पे उसे लागू कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारे कल्चर में डिवोर्स को इतनी अच्छे तरीके से नहीं देखा जाता। शादी को निभाने पे जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ अर्सा तो देखें ना, चीज़ों को सही करने की कोशिश करें, मैरिटल काउंसलिंग कराएं, कपल सेशंस होते हैं, थेरेपीज ले लें अगर आपके कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं। बिल्कुल। मैरिटल कपल्स बजाय के लड़ाई झगड़े और डिवोर्स तक पहुंचने के, जितना बच्चे बर्बाद होते हैं इस डिवोर्स की चीज़ की वजह से, वो इम्पैक्ट जो है वो नज़र नहीं आता कि औलाद जब हो जाती है तो आप इन चीज़ों के इश्यूज रिजॉल्व करें, आप इलाज की तरफ चले जाएं। बिल्कुल। ठीक है, कपल थेरेपीज होती हैं, ठीक है, यू कैन टेक दोस कपल सेशंस इवन, दे डिसाइड अबाउट टेकिंग डिवोर्स। अब्रप्ट डिसीजंस, चैट जीपीटी से मशवरे, बिल्कुल, ये चीजें, हाई एक्सपेक्टेशन, इधर उधर की बातें सुनना, एक्जैक्टली, इधर उधर से देख के इंस्पायर होना, सोशल मीडिया से लोगों की जिंदगियों को देख के उनको समझना कि हम ऐसे क्यों नहीं हैं। बिल्कुल ऐसे, और ये चीजें आपको डिवोर्स की तरफ। ठीक है मैडम, आजकल के दौर के अंदर अगर किसी लड़की ने शादी करनी है तो एक लिस्ट तैयार होती है कि लड़के के पास ये होना चाहिए, और एक 25-26 साल के लड़के से इतना कुछ एक्सपेक्ट किया जाता है। उसके पास ये गाड़ियाँ होनी चाहिए, इस साल में 2 बार मुझे वर्ल्ड टूर भी करवाए। तो ये कैसे ख़त्म किया जाए ऐसी सोच को? यकीन वही बात है कि देखिए ये सोच कहाँ से आ रही है, ये बात क्या देख के आ रही है। ये सोच पहले तो नहीं थी, ये पहले तो ना था ऐसे। बिल्कुल ऐसे। तो अब क्यों हुआ? अब इसलिए हुआ कि सोशल मीडिया दिखा रहा है ना, और हम देख रहे हैं, और हम तो पुजारी हैं सोशल मीडिया के और इन चीज़ों के, और हम इंस्पायर हो रहे हैं, और हमारी एक्सपेक्टेशंस अनरियलिस्टिक हो रही हैं। हम फेरी लैंड में रहते हैं
और फेरी टेल्स के पीछे भागते हैं, और ये फेरी टेल्स सॉरी टू से सोशल मीडिया पे दिखाई जा रही हैं और लोग इसके अंधाधुंध फॉलोअर्स हैं। बिल्कुल ऐसी है। अगर हम इन चीज़ों को नहीं देखेंगे, इस चीज़ के बारे में कोई पॉलिसीज़ नहीं बनाएंगे, तो ये चीज़ें ऐसे ही बढ़ती जाएंगी, डिवोर्स रेट्स बढ़ते जाएंगे, ख़ानदान तबाह होते रहेंगे, बच्चों की ज़हनी सेहत मुतासिर होती रहेगी। बिल्कुल ऐसी है। सो आई थिंक कुछ स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। मैम, हाल ही में 2 इन्फ्लुएंसर्स की शादी होती है, तैमूर अकबर और हिना अफरीदी की। उस शादी की तकरीब में ये देखा गया कि वो एक पूरा जो है एग्रीमेंट करवा रही हैं कि वर्ल्ड टूर भी होने चाहिए, एक अच्छी अमाउंट भी मुझे मंथली मिलनी चाहिए। तो आप देखें कि इन्फ्लुएंसर्स जिनको लाखों लोग फॉलो करते हैं, उनकी लाइफस्टाइल को देखते हैं, तो इस तरह तो हर लड़की के दिल में बात आएगी कि मेरा शौहर भी ये सब पूरा करेगा तो मैं शादी करूंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। ये लोग ये सब कुछ दिखा के लोगों में गलत एक्सपेक्टेशंस जो है वो पैदा कर रहे हैं ना लड़कियों के जहन में। अब कच्ची उम्र की लड़कियां वो देख रही हैं, शुरू से उनका माइंड बन रहा है कि भी हम भी तो हैं कोई चीज़, और हम भी यही जो है डिमांड करेंगे और हमारा भी राइट है। और ये चीज़ें गलत चीज़ें जो है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को जो है लड़कियों के जहनों में डाल रहे हैं। तो इनकी इस तरह नुमाइश करना, आपकी जो चीज़ें हैं वो कई लोग नहीं पूरी कर सकते, कई माँ बाप गरीब हैं, उनको मसले हो गए हैं कि बच्चियों की इतनी डिमांड्स हो गई हैं हर चीज़ के, मैंने ये लेना है, मैंने आईफोन लेना है, उसका फलाना वो लेना है, क्योंकि हर कोई दिखा रहा है, जैसे भी है आप हमें अरेंज करके दें, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें ना सिर्फ ये कि शादी के बाद, बल्कि शादी से पहले भी ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा पेरेंट्स भी बहुत फेस कर रहे हैं। लास्ट में यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं सिर्फ यूथ को ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप अपनी सोशल मीडिया यूजेज को लिमिट करें, ठीक है, और उसको ऐसे यूज़ करें कि जो आपके फ़ायदे के लिए हो, ठीक है। आप अपने टाइम्स रखें, इस पे बिल्कुल इतना इन्हिसार ना करें कि वो आपकी सोच को बंद कर दे, बिल्कुल। आप बीमारियों का शिकार हो जाएं, आपका सोशलाइजेशन ख़त्म हो जाए, लोगों से मिलें, लड़के जो हैं वो खेलें, बैडमिंटन खेलें, क्रिकेट खेलें, आउटडोर गेम्स करें, जिम में जाएं, सोशलाइज करें, घर के बूढ़ों के पास बैठें, बुजुर्गों के पास बैठ के उनके साथ वक्त गुजारें, हॉबीज रखें अपनी, ठीक है। सिर्फ इस चीज़ पे डिपेंडेंट मत हो। इस चीज़ में बहुत सा ऐसा कंटेंट है जो कि हमारी यूथ को बहुत ख़राब कर रहा है और बहुत सी गलत चीज़ों की तरफ उनको लेके जा रहा है। तो यूज़ ज़रूर करें, लेकिन उसको एक ईवल मत बनाएं आप। बिल्कुल ठीक। और ये आपने खुद डिसाइड करना है कि आप ज़िंदगी में क्या चाहते हैं, इसको ब्लेसिंग बनाना चाहते हैं या ईवल बनाना चाहते हैं। एग्जैक्टली। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो जी नाज़रीन, ये था आज का हमारा पॉडकास्ट। यकीनन आपको पसंद आया होगा। अपनी राय मुझे कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे फिरोज़ चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।